नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंकलाइन के आज के नए संस्करण में गुरु पूर्णिमा के दिन आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं मेरे साथ में नए गेस्ट बैठे हुए हैं। ये हमारे गुरु तुल्य है। ये देश के काफी पत्रकारों के गुरु है, हमारे भी गुरु हैं। हम 2-4 साल से इनके साथ में मिलते जुलते आए हैं, साथ में काम करते हैं। उनके अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के विषय में मैंने उन्हें बुलाना ठीक समझा। द रीजन फॉर दैट इज his vast experience will tell you so many things what is happening. और मित्रों, मैं आज की बात करूं तो आज हम बात करने वाले हैं चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। हमारे साथ है आलोक मेहता सर। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इनको नाम से नहीं पहचानते होंगे। आउटलुक के एडिटर रह चुके हैं, बहुत से अखबारों के एडिटर रह चुके हैं, आजकल आईटीवी के एडिटोरियल डायरेक्टर। हमारे भी गुरु हैं, जैसे मैंने बताया। हम भी इनके साथ में काम करते हैं, उनके नीचे काम करते हैं। इनके अनुभव से, इनके एक्सपीरियंस से आज हम जानेंगे ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, एक चर्न जो बड़ा हो रहा है, इसमें भारत का स्थान कहां होगा। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारत एक वलक्रम में है, मध्य में है। विल इट बी अ रियलिटी? पिछले 1-1.5 महीनों की छोटी छोटी 2-4 घटनाओं के की बात करके मैं फ्लोर मेहता सर को दे दूंगा। वो समझाएंगे हमें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप देखिए, भारत के चुनावों के अंदर देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इसका जो परिणाम आया, 240 सीटें भाजपा की। उनका अल्टीमेट गोल था मोदी को सत्ता पे नहीं रहने देना, नरेंद्र भाई को। मगर वो हो न सका। मोदी जी तीसरी बार सत्तारूढ़ हुए। इसके बाद हुआ कि 7 तारीख को G7 की मीट में मोदी जी ने पहले से आमंत्रण स्वीकार कर लिया था, तो वो इटली गए। मेलोडी हैशटैग चला, मगर जाने से पहले उन्होंने अजित डोवाल को एनएससी फिर से नियुक्त कर दिया। मोदी जी ने उसके बाद में सबसे पहला दौरा लिया, द्विपक्षीय दौरा लिया मॉस्को का। और मोदी पुतिन की साथ में तस्वीरें देख के, गोल्फ कोर्ट में बैठा हुआ, एक दूसरे को झप्पी मारता हुआ तस्वीरें देख के पूरा वेस्ट जल गया। बहुत सी बातें हुई, मेल्टडाउन इतना ज्यादा हुआ कि आप समझ नहीं पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे ये क्या हो गया। मगर ये हुआ। उसके बाद में आप अब देखें तो वहां पर यूएस में प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार, पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उनके कान को वींत के गोली चली गई। उसके बाद आप देखेंगे तो यूरोप में जगह जगह पर राइट्स होने जा रहे हैं। यूके में गवर्नमेंट बदल चुकी है, ऋषि सुनक चले गए हैं, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है। और यूके में भी आपको लंदन और लीड्स में बहुत बड़े राइट्स देखने को मिले। ये सब चर्न हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि एलसीएम, लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट कबाल ऑपरेट कर रहा है। भारत में भी काफी गतिविधियां हो रही है। काफी सुनने वाले लोग ऐसे कहते हैं, काफी लोग जो समीक्षा करते रहते हैं वो ऐसा कहते हैं कि मित्रों, अगर भारत के इंटरनल इश्यूज का आपको सॉल्यूशन लेना है तो बाहर की सिचुएशन को पहले संभालना पड़ेगा। तो ये सब है क्या? और ऊपर से आज 21 तारीख है, कल से भारतीय पार्लियामेंट का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष अचानक से विदेश चले गए हैं। आके क्या करेंगे पता नहीं। आके कितनों को गालियां देंगे, कौन सी भाषा यूज करेंगे। जैसे चुनाव में हुआ था, हमारा बंधारण खतरे में है, संविधान खतरे में है, आप ये जाति के हो, ये वो जाति के हैं करके लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे। क्या होगा पता नहीं। सर, विश्व एक बहुत विकट स्थिति में जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी तो शांति है, मगर ये कुछ आने वाले तूफान के पहले की शांति तो नहीं सर। आलोक सर, आप क्या समझते हिमांशु जी,
हिमांशु जी, पहले तो गुरु पूर्णिमा पर प्रणाम अपने आपके दर्शकों के लिए भी, और हमारी शुभकामनाएं। और शिष्य नहीं, आप तो वर्षों से टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के जो पत्रकारिता करते रहे, आपका बड़प्पन है। हम लोग नहीं गुरु सर, नहीं, हम तो आपसे तो छूटे हम ही लोग है और एक आपसे ही सीख फेलो रहे हैं। नहीं, फेलो ट्रेवलर है हम लोग, और अच्छा लगता है कई बार थोड़ा। ये ठीक है कि हमें दिल्ली में रह के देश विदेश, और चूंकि 50 वर्ष से अधिक हो गए, तो एक अनुभव विदेश का, यहाँ भी राजनीति को और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और जमीनी राजनीति को भी समझने का अवसर मिला है। इसलिए आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। और सचमुच में जब हम जैसे कोई पर्व मनाते हैं, तो उस समय आत्म समीक्षा ईश्वर हम्म। को साक्षी मान करके की जाती है। तो हम जो अपनी तरफ से बात कहते हैं, निष्पक्ष और तटस्थ भाव से, क्योंकि हम और आपका कोई एजेंडा नहीं होता हाँ। कि हम इसको नष्ट करना चाहते हैं या उसको गिराना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये आपने ठीक कहा कि पूरे विश्व का परिदृश्य इस समय बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। एक सबसे पहले, चूंकि भारत से आपने शुरुआत की थी कि भारत का चुनाव संपन्न हुए, तो लोकतंत्र में, जैसा मैंने कहा कि मैं वैसे तो तब छोटा था, तब तो उतना चुनाव नहीं, लेकिन 71 से तो आप दिल्ली में रह करके मैंने पाकिस्तान के हमले से लेके उसके बाद के सारे चुनाव प्रदेशों के भी देखे, राज्य के देखे। जितना सशक्त हुआ है लोकतंत्र हमारा, वो विश्व के लिए एक अपने आप में अद्भुत आदर्श है। यूं ठीक है, हम प्राचीन काल के जो लोकतंत्र की बात हम नहीं करते, वो अलग बात, वो कहेंगे उसको किसने देखा। हमने जो देखा अपने जीवन काल में, और जितने ऐसे नई पीढ़ी भी आई है वो भी देख सकती है, देख रही है, दुनिया देख रही है। क्योंकि अब तो वो जमाना नहीं है कि अखबार वाशिंगटन का यहाँ आएगा, यहाँ का अखबार वहां कब पहुंचेगा, टेलीप्रिंटर से खबरें कब पहुंचेगी, तो युग नहीं है। इसलिए ये उपलब्धि है कि भारत में, ये आपने ठीक कहा कि बहुमत इतना नहीं आया जो स्पष्ट बहुमत कहा जाता, लेकिन जिस ढंग से रणनीति बनी और जितनी चुनौतियां थी, और बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि ऐसे किसी भी भारत के चुनाव में पहले भी, नेहरू काल का जो हुआ तो वैसे भी चीन ने हमला ही किया था, यदि आप वहां से देखें, इंदिरा गांधी के समय में देखें। इसलिए मैं कहूँगा, मैं पार्टी से हट करके बात यदि करें, तो भारत को मजबूत न होने देने के लिए भारत की बाहर की शक्तियां, उसमें चीन भी शामिल है, उसमें अमेरिका का CIA वगैरह भी शामिल था, ऐसे सारे प्रमाण भी आते थे। इंदिरा गांधी या शंकरदयाल शर्मा जब बोलते थे, और आज भी जब कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि बाहरी तत्व भी भारत को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उसमें दो एक और फैक्टर है, मेरा ऐसा मानना है, जो हाल के वर्षों में देखने को मिला है। इसको कोई लोग कंजर्वेटिव कहते हैं, कोई राइटिस्ट कहते हैं, कोई लेफ्टिस्ट का पतन कहते हैं कि दुनिया में धीरे धीरे खत्म हो रहा है कम्युनिज्म। ये भी एक बड़ा कारण है। एक, यदि आप पुराने हमारे उस आधार पर कहें, तो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी जो पहले चल रहा था, उसी तरह से भारत के हिंदुइज्म वर्सेस, मैंने इस्लाम को अपना लगता है। वैसे मिशनरी का भी जो रोल था, वैसे आजकल प्रधानमंत्री ने काफी उसको न्यूट्रलाइज किया है। मिशनरी के लोग CIA के रूप में नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय हो जाते थे, मैंने उनके वो भूल जाते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे मिशनरी के लोग, बहुत मदर टेरेसा जैसे कई और लोगों ने अच्छा काम किया, तो हम ये कह रहे हैं कि उसको इस तरह के पृष्ठभूमि में माओवादी, अब देखिए, जबकि बहुत 10 सालों में नक्सल एरिया, झारखंड में फिर चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार में, छत्तीसगढ़ में कितना अच्छा वोटिंग विधानसभा और लोकसभा में, यस। गौरव की बात यह है। और आपके साथ अब मेरी चर्चा हुई थी गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों को लेकर के, मैंने इवन गुजरात के पत्रकार भी ये शंका कर रहे थे कि आदिवासी वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला इस बार, लेकिन झारखंड में उतना नहीं मिल पाया। हाँ। इसका क्या कारण है कि देखिए, उसकी वजह है कि बाहरी तत्व कैसे मैनेज करते हैं, कितना उसको प्रभावित करते हैं, कहीं प्रलोभन देते हैं, कहीं हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो सारे प्रयासों के बाद भी अभी कुछ शक्तियां, अच्छा, वो अलग अलग माध्यमों से कर रहे हैं, वो किसी धर्म के नाम पर, वो उसमें, मैंने इसलिए कहा कि मिक्स है। जो ISI पाकिस्तान है, या चीन के जो तत्व है, चीन व्यापार हमसे करना चाहता है। मैं अभी फिर से कहूंगा कि मैं तो चीन को उसलिए दुश्मन नहीं कहूंगा क्योंकि हमारी भारत की पॉलिसी ये नहीं है। हाँ। कई लोग जो बहुत अतिरेक सोचते हैं कि नहीं बस चीन हमारा दुश्मन है, हम कहते थे हम दोस्त दुश्मन नहीं मानते, हम पड़ोसी मानते हैं। वो ठिकाने पर रहे, हमको, हमें तकलीफ ना दे, बस हमारा तो सिद्धांत ये है। और वो
पहले से ज्यादा है, क्योंकि मोदी जी ने तो गुजरात में बुला करके उनको झूले में बिठाया था। सब लोग इसीलिए उस पर व्यंग करते हैं। तो इसलिए कि हम तो मेहमान को भगवान कृष्ण ने जो सिखाया है कि हमारी परंपरा यही है कि हम तो स्वागत करते हैं, हमारा अतिथि है तो ठीक है। उस समय राजदूत को कोई तंग नहीं करते, तो वो तो राष्ट्रपति वहां के। ऐसी स्थिति में चीन के लेकिन ऐसे तत्व माओवादी, और चीन भारत को अच्छा कई वर्षों से, मुझे लोग कहते थे यूरोपियन देशों के अमेरिकन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर, हम्म। कि अरे आज से मैं 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 10 साल लगभग उससे पहले बात मोदी जी आए कि भारत आगे बढ़ रहा है। अच्छा आगे बढ़ रहा है। मैं वाइब्रेंट गुजरात में भी आपके यहाँ आया हूँ, पहले भी जब मुख्यमंत्री थे और उसके बाद भी प्रधानमंत्री बनने पर। तो लोगों को लगता था कि नहीं भारत तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हमको पीछे कर देगा। तो दे विल सरप्राइज, वो हमारे मित्र हैं आज भी, ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो अब रिटायर हो गए वहां चले गए। और बड़े ऐसे लोग बोले खाली वो ईर्ष्या में नहीं, मित्रता के नाते भी कहते थे कि अरे आपका देश तो बड़ा प्रगति कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो लोगों को, उनके सबके लगता है चीन का प्रतियोगी तो भारत बन सकता है, तो उसमें उनको अच्छा भी लगता था। चीन को लगता है कि हाँ हमको इनको थोड़ा छेड़ते रहे, तो कभी बॉर्डर लद्दाख में कुछ प्रॉब्लम करता है, कभी माओवादियों को और पाकिस्तान के जरिए घुस रहा है। यस। देखिए इसमें खेल यही है कि वो आईएसआई का इस्तेमाल, वहां की सेना का इस्तेमाल, वहां के आतंकवादियों का इस्तेमाल, जो अमेरिका ने कभी तालिबान के साथ किया था। जो तालिबान रूस के खिलाफ ही सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था। तो इसलिए हमारे दर्शकों को इसमें समझ आना चाहिए कि देखिए भारत की ताकत अपने अंदरूनी कलह, थोड़े विवाद, राजनीतिक संघर्ष वो अपनी जगह है, उनसे कैसे बचने की, अब तो इस युग में तो बचना चाहिए। हाँ। पहले पता नहीं चलता था किस भेष में आ जाए रावण। अब तो क्या है कि आपको ट्रांसपेरेंसी है, पूरा आपका पूरा निकाल सकते हैं, या किसी भी आपके आंखों से पता चल जाएगा कि आप भेष बदल के आए हैं क्या, आपके अंगूठे के निशान से पता चल जाता है। तो रावण के जमाने में तो शायद नहीं था, इसीलिए रावण आ गए और सीता जी का हरण कर गए। और भारत में भी अंग्रेज घुस गए, उस जमाने में कुछ पहचान नहीं होती थी, व्यापारी बन के आए और ठग लिया हमको। तो मुझे लग रहा है कि ये दो ऐसे पाकिस्तान के तत्व भी, जिन्होंने कि कहीं ये हिंदूवादी ताकत यदि कह सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये तो रुकेगी नहीं, उसको हिंदूवादी भी नहीं चाहिए, उसमें तो सबके वोट मिलते हैं, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ। आप देखिए वहां के चुनाव परिणाम क्या दिखाते हैं, या आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में, दूसरे राज्यों में जो साउथ के भी हैं, तमिलनाडु में, केरल में भी जो वोट परसेंटेज है, ये नहीं कहेंगे कि हिंदू वोट ही मिला है, हिंदू से ज्यादा दूसरे सभी समुदायों का वोट मिला है। ये गलतफहमी है मेरे हिसाब से। अंतर हो सकता है क्योंकि वो तो पूरा पूरा गांव पहले खाली हो जाते थे, एक जाति के नाम पर ही भगा देते थे। तो इस दृष्टि से उसको कैसे डिस्टर्ब करना, ये भारत के साथ हुआ। और इसलिए दूसरी तरफ अमेरिका, एक तरफ हमारा मित्र है डोनाल्ड ट्रंप, और बाइडेन साहब, दोनों से भारत की मित्रता रही। लेकिन उन्होंने जब भी ऐसी कोशिश की, देखिए मैं गवा रहा हूँ, 74 के समय तो इंदिरा गांधी थी जब पोखरण हुआ, उसके पहले कितना निक्सन और किसिंजर किताबें मेरे पास आज भी रखी हुई, कैसे वो गालियां देते थे इंदिरा गांधी को। किसिंजर की किताबों में आपको मिल जाएगा कैसे उनके जो इतिहास रिकॉर्ड है। तो उनको तब भी बहुत ज्यादा भारत के प्रति एक नफरत सी हो गई थी उनके राष्ट्राध्यक्षों की। अब उसके बाद धीरे धीरे समय बदला। राजीव गांधी के साथ मैं खुद गया था, रोनाल्ड रेगन जो मैंने विवादास्पद राष्ट्रपति थे, लेकिन उसके बाद भी जितना रेड कार्पेट ट्रीटमेंट हुआ, उनको लगा कि भारत अब हमारे, इंदिरा गांधी चली गई, अब हमारे साथ अच्छे संबंध होंगे। और लेकिन 2 साल बाद ही लगने लगा कि भाई ये भी हमारी बात तो वैसा नहीं सुन रहे हैं, हथियारों को खरीदी कहाँ से कर रहे हैं। और बोफोर्स में उसमें कई तत्व शामिल थे, गलती तो यहाँ की भी थी जिन्होंने कमीशन और भंडाफोड़ उसका हुआ। तो उस दृष्टि से वो हुआ। फिर उसके बाद आप देखें कि ऐसी सरकारें चंद्रशेखर जी की आई, नरसिंह राव की सरकार आई, तो उन्होंने लिखा है बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी को कि भैया देखो, मुझे अमेरिका के डर से तो मैंने मैं भाषा वही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जो एग्जैक्ट कहा गया, लेकिन अमेरिका के कहने से हमने तो नहीं किया, अब आपके हवाले है, आप परमाणु परीक्षण करिएगा। तो आप इससे अंदाज लगाए कि वो रिकॉर्ड पर था कि अमेरिका प्रेशर तब भी डालता था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने मनमोहन सिंह जी के समय में भी कई ऐसे फेज आए, उनके समय उनके साथ समझौता तो हुआ, तब भी सरकार गिराने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई ऐसे तत्व आए जिन्होंने कोशिश की थी कि उनको भी पटाना पड़ा उनको। और उसमें अमेरिका को सुविधा थी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन लोगों ने उनको मैंने समर्थन भी लिया, उस समय जो अमेरिका को सूट कर रहा था कि भारत हमारे साथ आएगा, तो ये सरकार हमारा पूरा साथ देती रही। लेकिन जनता ने तो मनमोहन सिंह सरकार को हटा दिया 10 साल। और इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो अमेरिका एक तरफ प्रसन्न कि चलिए
कम्युनिस्टों का सफाया हो गया है। मैं तो आज भी मानता हूँ कि ममता बनर्जी की सफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय उन ताकतों का भी इंटरेस्ट है कि जो चाहते हैं कि कम्युनिज्म भारत में खत्म हो। और भारत का भी लक्ष्य था, चूंकि कम्युनिज्म एक आउटडेटेड चीज हो गई अब। हम्म। चीन और रूस भी वैसा नहीं है। लेकिन हमने मित्रता चीन, अमेरिका, रूस सबके साथ दिखाया, यूरोप के साथ दिखाया, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन साथ साथ ये स्पष्ट कहा कि भाई ये जमाना, अब भारत तो अब मैं नहीं, मेरा आदिवासी भी सशक्त हो गया है। अब वो समझदार हो गया है। दंतेवाड़ा का आदिवासी जो है वो अब समझने लगा है कि दुनिया में क्या खेल होता है, हम उससे नहीं उसमें मानेंगे। इसलिए उस स्थिति में अमेरिका के डिक्टेट पर हम नहीं चलेंगे। नहीं चलते। मैंने वो जो चाहेंगे वो हम नहीं करेंगे। इसलिए रूस के साथ, फिर मैं आप ताजा स्थिति पे आते हैं कि हमने इस चुनाव के बाद जब वो गए तो इटली गए सेवन में, और रूस गए, तो उससे एक मैसेज ये गया, ऑस्ट्रिया गए। ये जाना जरूर, ये भी इसलिए वैसे, जबकि वार्षिक बैठक है, मैं इसको ऐसे नॉर्मल कोर्स में हमारा मिलना हर बार हर साल आपके साथ एक कॉन्फ्रेंस होती है, लोग कहेंगे स्पेशली गुजरात को चले गए, अब चुनाव हो रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा क्या? यदि कोई ऐसी स्थिति होती है कि अच्छा चुनाव हो रहा है तो आप जरूर कुछ वहां से कुछ धनवंत फंड तो नहीं मिलने वाला है आपको, या फंड दिल्ली से लेके जा रहे हैं? तो भाई हम तो हमेशा हर साल मिलते हैं। नवरात्रि के समय में जाना अच्छा लगता है तो नवरात्रि समय जाते हैं, नहीं तो जब हमारा समय उपयुक्त होता है जाते हैं। तो रूस के साथ जाकर के उस चीज संधि को जो पहले हम भारत के रही है। और मैं 2001 में भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब गए थे, उस समय मॉस्को में ही था उनके साथ। वो समझौते के ही ये आगे का सिलसिला है, इसमें भी उसकी पुष्टि की गई। इसलिए मैंने कहा ना, मैं गवाह हूँ, खुद वहां रहा हूँ। और इसलिए मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने कहा ना, वैसे तो हर मंत्री के साथ मैं जाता रहा हूँ, कई के साथ नहीं भी गया तो हमारे साथी गए हैं। लेकिन हाँ, उन देशों के साथ उनके, इंक्लूडिंग चाइना, हमारी राष्ट्रपति जब गई तो उनके समय में मैं गया हूँ। तो चाइना के साथ भी भारत संबंध जोड़ने की जो कोशिश, या वहां पर आर्थिक संबंध, आज भी सबसे बड़ा हमें काफी। व्यापार आज भी हम चीन से हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं कि हम चीन से खत्म। तो इसलिए जब हमने ये दिखा दिया दुनिया को कि देखिए हम यूरोप के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, रूस के साथ आपका जो टकराव हो रहा है हम यही कर सकते हैं, जो रूस ने भी कहा, पुतिन ने और बाइडेन ने भी कहा कि नहीं, भारत ही कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सबको कहीं ना कहीं कुछ सुलझाने में रास्ता निकाल सकते हैं, जबकि हम मध्यस्थ नहीं है। अमेरिका कई बार भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के ये अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहता है लाइए हम कुछ निपटा दे, अब तो कहना बंद कर दिया। पहले कहता था आइए हम मदद कर दे। तो भारत ने साफ कहा भाई आ ये हमारा पाकिस्तान का अपना मामला है, आप अपना टांग मत अड़ाइए। इसी तरह से दुनिया के दूसरे देशों में उनके संबंधों में हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यूक्रेन क्राइसिस हुआ है या इसराइल और गाजा वाला हुआ, और ये दुर्भाग्य था कि जिस समय प्रधानमंत्री गए वहां, वो सोचा समझा था या पहले से उनकी तो अपनी प्लानिंग थी जो रूस की, कि जो कुछ हमले किए गए यूक्रेन में उसमें बच्चे अस्पताल प्रभावित हुए। तो प्रधानमंत्री ने उसको स्पष्ट रूप से वक्तव्य में बोला, उनके मुंह पर बोला कि देखिए मासूम बच्चों के मारा जाना हम कतई, हमें बिल्कुल वो ठीक नहीं लगता है, और इससे रोका जाना चाहिए युद्ध की परिस्थिति को, हम शांति के पक्ष में। तो शांति, सौहार्द और संबंध और विश्व बंधुत्व, वो नारा लेके भारत और भारत के प्रधानमंत्री हमेशा चलते हैं। इसकी वजह यही है कि हम रूस के साथ भी हमारे संबंध ठीक है, हमारे संबंध अमेरिका के साथ भी ठीक है, इसराइल के साथ हमारा पार्टनर है, लेकिन यूएई और सऊदी अरब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए एक तरफ लोग कहते हैं ना भाई आपका मुस्लिम, हमने कहा मुस्लिम देश तो सबसे ज्यादा हमारा सहयोगी इस समय हो रहा है, व्यापार कर रहे हैं। तो वो यदि जो शांति के साथ संबंध चाहते हैं, और वो पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है दुनिया में, इसीलिए अब वो ज्यादा बेचैन होकर जम्मू कश्मीर में जो हरकत कर रहा है, ये फिर जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जो मतलब संभावना इसकी लगती है यदि स्थितियां नॉर्मल रहती है तो। और उसको प्रभावित करने के लिए, और अंतिम में एक बात और जोड़ूंगा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ प्राकृतिक संपदा है, जहाँ यूरेनियम, थोरियम, ऐसे कई ऐसे खनिज हैं जो परमाणु के लिए भी उपयोगी है, और दूसरे कई संसाधनों के लिए जो उससे भी ज्यादा। वरना बहुत कम लोग जानते हैं कि आंध्र तेलंगाना जो क्षेत्र है, उसमें यूरेनियम से भी अधिक परिष्कृत एक ऐसा खनिज है यस। जो बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में सबसे अधिक उपलब्ध भी है, जो बड़े ही महंगा भी है। तो इनकी जो डिस्टर्ब एरिया, इन एरिया में कोई करता है बाहरी तत्व, वो इसको करता है, अर्थव्यवस्था को करता है, और वो नहीं चाहता कि भारत उनके समकक्ष खड़ा हो।
लेकिन भारत जिस ढंग से बढ़ रहा है, अब और ये बात सही है कि अभी भी, अब चुनाव तो चूंकि हमारे यहाँ, वरना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और मैं तो कई लेख मैंने भी समर्थन में लिखा है आज से नहीं कई सालों से, कि भाई एक देश एक चुनाव हो जाए। चलिए उसकी क्या बात है, बहुत ज्यादा ही कष्ट है तो सबके सारे का चुनाव करा लेते हैं। लेकिन अब वो प्रक्रिया लंबी होगी। लेकिन कई ऐसे काम भारत कर रहा है, चाहे महिलाओं को अभी आगे जिस तरह से आरक्षण आ रहा है, महिलाओं के लिए योजनाएं आई हैं, तो भारत की स्थिति आर्थिक दृष्टि से तो तेजी से बढ़ रही है। अब उसमें अपने ही घर में छुपे हुए गद्दारों से कहना चाहिए, जो पुरानी कविता हम बचपन में पढ़ते थे, तो जो ऐसे लोग हैं वो किस तरह से, इस बाहर वाला जो चाहे तो चाहे, बाहर वाला तो अमेरिका भी चाहता भाई हथियार आप उनसे मत खरीदो, रूस से हमसे खरीदो। हमने फ्रांस से समझौता किया भारत ने, नरेंद्र मोदी ने, कितना विवाद हुआ, एक सबूत कोई नहीं मिला कि कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि वो तो सब पेपर में सरकार के थ्रू हुआ, सेना के लोगों ने उसमें काम किया। उसमें कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देखते हैं कि कौन इसमें प्लेन में क्या होना है, राफेल में। वो तो वायुसेना के जो सबसे बड़े दुनिया के लोग हैं वो मानते हैं। और उसमें उस समय भी एक लॉबी काम कर रही थी जिसमें पत्रकार भी शामिल थे, जो उसका कैसे राफेल ना खरीदा जाए। जैसे बोफोर्स तोप, जसवंत सिंह उसके प्रमुख थे, जो तोप अच्छी थी, लेकिन कैसे उसमें विवाद हो जाए, कैसे कमीशनबाजी हो जाएगी ताकि तोप की क्रेडिबिलिटी गिर जाए। तो भारत ने अब ये कहा है कि आप हथियारों के बनाए लेंगे हम, उसके बाद भारत बनाएगा। वो गुजरात में बनाएगा, उत्तर प्रदेश में बनाएगा, बिहार में बनाएगा, जहां जहां हमारी जरूरत है। तो उसकी दृष्टि से अब भारत, मेरा ऐसा मानना है कि भारत की इस प्रगति को यदि कोई स्ट्रीट ब्रेकर है तो भारत वाले हो सकते हैं। बाहर वाला तो बहुत, अब इतनी सशक्त सरकार है, जैसे आपने कहा कि हमारे रक्षा सुरक्षा सलाहकार है, सवाल उनका इतना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक बहुत ही उस मामले में कठोर निर्णय करने वाले भी हैं, गरीबों के लिए बहुत ही वो है, आप उनको हमसे सर अधिक इसके वहां ऊपर मैं देखते आता रहे। हूँ, सर इसके ऊपर मैं जी। आता हूँ, मगर आपने जो बताया ना कि भारत की प्रगति को अगर कोई रोक सकता है तो बाहर वाला नहीं, अंदर के लोग ही रोक सकते हैं। और दूसरी एक बात जो आलोक सर ने कही, उसे मैं आपके ध्यान पे डालना चाहता हूँ। आंध्र तेलंगाना में तकलीफें बाहर वाले करते हैं क्योंकि वहां पर ऐसी कुदरती आप संपत्ति है जो अगर भारत के हाथ पूरी आ गई तो बहुत तकलीफ होगी। सी अभी कश्मीर में आप जो देख रहे हैं ना, उसका एक एंगल ये भी है, वहां पर हमें बहुत बड़ा एक खनिज मिला और काफी लोगों को पेट के अंदर दुखता है। मगर क्या करे, पिछले 10 सालों से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में भारत ने तो एक नीति अपना ली है, इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट। हम भारत की प्रायोरिटी पहले देखेंगे, हमारे देश को क्या जरूरत है, कहां से हमें सस्ता मिलता है वो हम पहले करेंगे। इसकी बदौलत आज हम 42% ऑफ आवर क्रूड हम लोग रशिया से खरीदते हैं, और जिसके लिए पूरा यूरोप बुमाबुम कर रहा है कि आप क्यों खरीद रहे हो। और मजे की बात यह है कि ये क्रूड लेके हम उसको रिफाइन करके अलग नाम देके यही यूरोपियन देशों को बेचते हैं और उसमें से बहुमूल्य डॉलर कमाते हैं। आज भारत का फॉरेन रिजर्व जो है वो ऑल टाइम हाई है, 686 बिलियन डॉलर्स। ये कुछ कम नहीं होता दोस्तों। दूसरी बात ये, एक मैं आपको बता दूं और सर को मेरा पूछना है कि अब हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि जैसे वहां पर तो यूएस के अंदर तो एक तरफ दिख रहा है सर हमें कि बाइडेन विल बी आउट ऑफ द रेस, उनकी वो रिप्लेस हो जाएंगे अगले 1 महीने में, ऐसा कुछ लग रहा है। और सामने ट्रंप तो है। हु इज बेटर फॉर भारत, भारत के लिए अच्छा कौन है? क्योंकि लेबर गवर्नमेंट इन यूके इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात यूरोप के साथ में हो रही है, वहां पर हॉल्ट पड़ा है क्योंकि भारत ने उनकी 1500 प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब इस स्थिति के अंदर एक बाजू हम वेस्ट के साथ में बना के रखना चाहते हैं, जैसे आपने कहा हम विश्व बंधुत्व को मानते हैं। दूसरी तरफ हम अपने रिश्ते किसी और के लिए किसी से भी बिगाड़ेंगे नहीं, मगर जो हमारे साथ सीधा नहीं चलता है उसको हम दो टूक लेसन भी सिखाएंगे। अभी ये नीति के अंदर आप क्या देख रहे हैं अगले 4-5 सालों में? एक तो क्या भारत अपना इकोनॉमिक स्वप्न पूरा कर पाएगा, और दूसरा जो भारत के अंदर जो शक्तियां काम कर रही उसको कितनी हद तक हम रोक पाएंगे सर? ठीक है हिमांशु जी, जहां तक अमेरिका की बात है,
हमारे जैसा उन्होंने तो जब उनके ऊपर हमला हुआ ट्रम्प पर, तो प्रधानमंत्री ने कहा हमारे दोस्त ट्रम्प पर, उसकी मुझे चिंता हुई। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कंजर्वेटिव हो, जैसा मैं पहले भी मानता था कि रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, वो भारत की शक्ति को देखकर ही मित्रता या थोड़ा दूरी दिखाता है। इसलिए मेरे हिसाब से ट्रम्प आ जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन अभी तो हो सकता है बाइडेन के हटने के बाद यदि हैरिस आ जाती हैं, यदि महिला पहला राष्ट्रपति बनने वाली हो, तो भारत को क्यों अच्छा लगेगा, या मुझे आपको भी खराब नहीं लगेगा, क्योंकि हमें लगा कि भाई वो, ये बार बार ये होता है कि साहब कौन हमारा साथ दे, हम कहते हैं कि हम किसका साथ देंगे। दुनिया अब ये देख रही है, ये एक जमाना चला गया हिमांशु जी, जब हमेशा हम कहते थे कि सोवियत संघ हमारे साथ है कि अमेरिका साथ है, हम पाकिस्तान सार्क है कि ये। अब मेरे हिसाब से इसको घमंड में अहंकार के साथ ही नहीं मानता। इसकी वजह कि भारत की शक्ति 140 करोड़ के साथ, जनता के साथ, प्राकृतिक संसाधनों के साथ, वैज्ञानिकों की क्षमता के साथ, भारतीय सेना की क्षमता के साथ। भारत की सेना जितने युद्ध लड़ चुकी है दुनिया की कोई देश नहीं लड़ा है, ये भी एक रिकॉर्ड है। इसलिए लोग कहते हैं कि अनुभव हमको जितना है, वो किसी बाहर और जाके छुटपुट हवाई हमले करते थे, अमेरिका वियतनाम में चला जाए, वो वहां चला जाए। हमने तो अपने पड़ोस में भी जो सबको सामने आए उसमें भी किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि आएगा उनको भी। हम तो चाहते हैं कोई ऐसा आदमी हो, ट्रम्प आ जाए या हैरिस आए या उनके साथ कोई आएगा, तो फिर वो भी यदि कुछ ऐसे कुछ हमारी नीतियां हैं जिसको लेकर के हम कोई दबाव न बनाए, व्यापार हम अमेरिका के साथ अच्छा करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोग कई बार कहते हैं आपने तो ट्राई, मैं कल भी कहीं बैठा था तो कुछ लोग ऐसे जो नहीं ज्यादा राजनीति को समझते, अरे उन्होंने दोस्त कह दिया। अरे भाई दोस्त तो कोई शी जिनपिंग मिलता है तो आप भी कहेंगे भाई है हमारा पड़ोसी है, तो दोस्ती है, कोई उसका मतलब थोड़ी है, लेकिन उसका मतलब हम नहीं बॉर्डर पर हटा देंगे हमारा जो कम सुरंग बन रही है। तो इस दृष्टि से ये ठीक है कि हमने दोस्त कहा है, कोई संकट में भी कोई पड़ता है तो उसको दोस्ती कहेंगे, जो उन्होंने भारत भी, वो ट्रम्प आए हैं, उनकी जय जयकार यहाँ हुई है, और बाइडेन भारत के बहुत सम्मान करते हैं। एक बात बल्कि मैं दिलचस्प एक बात जोड़ूंगा अमेरिका में, अब मुझे वो एग्जैक्ट उस समय का डेट तो नहीं मालूम है, कोई रिकॉर्ड अपना दर्शक यदि कहीं निकाले, तो मनमोहन सिंह जी के लिए एक बुश पहले वाले जो राष्ट्रपति थे, शुरुआत में उन्होंने किसी से कह दिया, वो कैसे हुआ, चूक हुआ था या पूरी सही करके। कहा कि उन्होंने कहा कि हु इज मनमोहन सिंह। तो आज क्या भारत, कोई दुनिया का राष्ट्रपति ऐसा कह सकता है कि हु इज नरेंद्र मोदी? मतलब ये जो है, ये इतना अंतर हो चुका है। इसलिए उनके आने से उतना नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत चूंकि दबाव होता है इमिग्रेशन को लेकर के, तो वो तो अभी से बाइडन भी कह रहे हैं, और दूसरे लोग भी, ट्रम्प तो कहते ही हैं, वो उनकी भी नीति है कि भारत, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ के लोगों को व्यापार आर्थिक शक्ति के रूप में। आज भी अमेरिका इसमें मानना होगा कि दुनिया की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति में, चूंकि उसने सबको बैलेंस कर रखा है और अपने प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति यूरोप और हम एशिया तो उतना थोड़ा आगे है ही नहीं, चीन उस तरह से है, लेकिन फिर भी अमेरिका चीन से भी आगे है। और चीन अभी आर्थिक, 2 दिन पहले मैं अपना एक सेंट्रल एशिया का एक चैनल है, मैं बीच बीच में वॉच करता हूँ और बल्कि देखता है कोशिश करता हूँ, उससे पता चलता है कि वो वहां पर अभी बैठक हुई है कई दिन, पूरे चीन के पूरा जो उनका ऑलमोस्ट संसद जिसको कह सकते हैं, या उनके जितने पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनके साथ कई दिन तक विचार किया है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है, क्या करें, हम कैसे बचाएं। क्योंकि वहां उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ हेडलाइन नहीं बनती, जबकि भारत ऐसा संकट में कहते भारत बड़ा हो गया, डूब रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। वहां उल्टा है, वहां स्थिति खराब है। और चीन में भी जो उन्होंने एक पीक पर वो पहुंचने के बाद डाउन हो गया है, कई समस्या उनकी आ रही है। ऐसी स्थिति में वहां पर जो सरकार आएगी अमेरिका, उसके साथ संबंध मेरा मानना है कि अच्छा रहने वाला है, क्योंकि नवंबर में चुनाव होंगे। ब्रिटेन के बारे में आपकी जो शंका है, मैं थोड़ा उससे हूँ, क्योंकि देखिए लेबर, पहले भी लेबर पार्टी ने चुनाव से पहले कह दिया है नहीं, भारत के साथ हम अच्छा रखना चाहते हैं, फ्री ट्रेड उस पर भी करेंगे। और प्रवासी भारतीय, देखिए खाली एक चुनाव हारने से, चुनाव हार जीत के बाद भारत में भी परिवर्तन कैसे होता है कि 2 सीट आई थी, बीजेपी आज कहाँ है। तो मैं निराशावादी इसलिए नहीं हूँ कि लोगों को इस समय, चूंकि कई ऐसी परिस्थितियां वहां हो गई थी, और उसमें भी देखिए चाहे रूस हो या चीन हो, वो भी यूरोप में, और कुछ इस्लामिक तत्व जो फ्रांस में भी जिस तरह से गड़बड़ वहां हुई है, या ब्रिटेन में कल लीड्स में हुई है, तो वो गड़बड़ करने के लिए ब्रिटेन से उनके कई तरह के नाराजगी है।
क्योंकि ब्रिटेन ने मतलब ये कई हद तक ऐसा। फंडामेंटल रेडिकलिज्म जो है पूरे यूरोप जी। में, वेस्टर्न यूरोप में और ब्रिटेन में खास करके, ये तो इसके किए हुए दंगे है ना। जी बिल्कुल उसकी वजह से नहीं। मैं बोल रहा हूँ। नहीं यह नहीं, आप इसमें एक और भी बात आप कहूँगी, उसकी वजह ये दुखद है। डेमोक्रेसी इसीलिए भारत में जब हम कहते हैं तो कई लोग हमसे बहुत नाराज होते हैं कि आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा नियंत्रण हो जाए, आप ऐसे कानून क्यों चाहते हैं। भाई, एक लिमिट आजादी की होनी चाहिए ना। ब्रिटेन, मैं तो अभी अक्टूबर में भी गया था, पहले जाता रहा, लेकिन बीच में अभी हाल में होकर आया हूँ। समस्या क्या है कि आपने इतनी खुली छूट दे दी है कि जो करना है आप करिए, जो घुसना है घुस जाइए, जिसको भी दे दीजिए, उसको अधिकार है, वो जो चाहे करेगा। वहां जजेस का फोटो उल्टा लटका दीजिए कार्टून बना करके, तो उसकी भी इज्जत नहीं है। अमेरिका ने भी कुछ तालिबान को, या फिर से मैं अमेरिका का जिक्र करूंगा, ब्रिटेन से भी ज्यादा हमारा कई बार नुकसान हुआ है। जैसे उसने अफगानिस्तान में तालिबान रूस से लड़ने के लिए किया। लेकिन मैं गवाह रहा हूँ, जब हम जाते थे हम लोग 90 से पहले, तो सारे खालिस्तानी वहाँ यूएन में हमारा प्रधानमंत्री जाते थे, चाहे गुजराल जाए, चाहे राजीव गांधी जाए, चाहे देवगौड़ा जाए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी। अब तो कम हो गया उसके बाद, लेकिन पहले भी जाके वो दरवाजे पर खड़े रहते थे, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, झंडे ले ले करके। और बाकायदा वहाँ हथियार चूंकि खुला है, जिसकी वजह से ट्रंप पर हमला हुआ, तो हथियारों की ट्रेनिंग, जो भारत विरोधी खालिस्तानी तत्व हैं, ऐसे इस्लामिक तत्व हैं, उन लोगों को भी अमेरिका और ब्रिटेन में जगह मिली है। फ्रांस में भी इसी का विरोध हो रहा है, उसमें अफ्रीका के लोग भी शामिल हैं। वो जरूरी नहीं कि हमारे गल्फ कंट्री से या पाकिस्तान से लोग गए हों। उनका इस्तेमाल ड्रग्स के जरिए, कल आपने ध्यान दिया हो, अमित शाह जी ने किया और मैंने खुद भी अलग से प्रोग्राम भी किया था, कि 10 सालों में भारत ने 22,000 करोड़ का ड्रग्स रोका। यस। जबकि लोग आरोप क्या लगाते हैं, अरे गुजरात में हिमांशु जी के वहां सबसे ज्यादा पकड़ा गया, तो वहीं से आता होगा ज्यादा। अबे हिमांशु जी तो उसको रोक रहे हैं, तो पकड़ के लोग रहे सबको तो बताया। पकड़ा गया है। वही तो तो बात है। यदि नहीं पकड़ा जाए तब तो आप कहें कि ड्रग्स वहां लोग लेने लगे, पंजाब की तरह तो ड्रग्स गुजरात में नहीं लिया जा रहा है। वो पोर्ट पर भी रोका गया। तो ड्रग्स, हथियार, दो का यूरोप में भी धीरे धीरे जैसे जहर फैलाया जाता है, वो किया गया है। उससे नुकसान फ्रांस, ब्रिटेन अपने ही। अब उसमें कानून वहां कैसे बदले, भारत में तो कई बार ऐसी चीज आई है। कई ऐसे कानून, अभी जो आतंकवाद विरोधी जो नए कानून हमारा आया है, न्याय संहिता सरकार ने जो लाया है, वो एक ऐतिहासिक है। उसका विरोध वकीलों से कराया गया, जो देश विदेश से पैसा लेते हैं। मतलब चाहे फीस लेते होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या नहीं है, लेकिन पैसा तो आ रहा है उनके पास, डॉलर्स में भी आ रहा है, पाउंड में आ रहा है, कि हम सलाह दे रहे हैं। बहुत सही बात है सर, बहुत सही बात है, वेरी गुड। ऐसी स्थिति में वो लोग उन कानून का भी विरोध करते हैं जो भारत में आतंकवाद के विरोध हो। उसमें मीडिया के नाम पर आ जाएगा न्यूज क्लिक जैसा, जिसको मैं रोज हमेशा बोलता हूँ, कि करोड़ रुपया, 50 करोड़ ले लें। हम 50 साल बिताने के बाद भी हमें तो कोई 5 लाख रुपए नहीं कोई ऐसा कहता कि आप ले सर लीजिए कोई दो हिमाचल। करोड़ दे दे शांति से बैठ जाएंगे। नहीं, तब भी वैसे तो हम लेंगे ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ, हम कैसे स्वीकार करें। तो लेकिन लोग ऐसे लॉबी है, जिन्होंने मीडिया के जरिए डिफेंस के लोगों को, पुराने जो कर्मचारी हैं उनको लॉबी करके, कुछ माओवादियों को, कुछ ऐसे इस्लामिक तत्वों को, जो मतलब उस इस्लाम के नाम पर, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो धार्मिक लोग हैं बेचारे, वो अपना जाते हैं अजमेर शरीफ में, हिंदू बड़े लाखों जाते हैं, ऐसा हाँ। नहीं कि वहाँ हिंदू नहीं जा रहा है। और वो लोग भी आते हैं, वो गुजरात भी जा रहा है, राजस्थान भी जा रहा है, मध्य प्रदेश भी जा रहा है, देश भर में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये समस्या थोड़ी, अब उनको, ब्रिटेन की नई सरकार को अपनी समस्याओं से नियंत्रण करना होगा। भारत के साथ तो वो संबंध, कल भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें मुझे लगता है कि एफटीए की तरफ आशावादी है, और एफटीए भी हमसे ज्यादा, प्रॉब्लम हमने रोका हुआ है एफटीए, हाँ। उन्होंने नहीं रोका है, वो तो वी आर ठुनक नॉट भी कहते साइलेंट, थे। यस, हमने। तो लेबर आने पर हाँ, थोड़ा सा उस पे उनकी शर्तों को लेकर के, वो अपने यहाँ चूंकि समस्याओं से जूझ रहे हैं। हिमांशु जी, वहां आप यदि किसी का, भगवान न करे, किसी का अस्वस्थ होता है, तो 2 साल बाद आपका नंबर आ रहा है हार्ट करने के लिए। यहाँ तो आप अभी शाम को फोन करिए, कल हार्ट आपका ऑपरेशन हो जाए किसी का भी। यस। तो ब्रिटेन जैसे देश में, जो संपन्न देश है, वहाँ बीमार होता है, 6 6 8 8 महीने पेंडिंग वहाँ लाइन लगी हुई है एनएचएस में, वहाँ की जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है। तो केजरीवाल एंड कंपनियां जो जो बातें करते रहते हैं हमारे यहाँ भारत में भी, वो सुविधाएं जो भारत सरकार ने बनाई है, आयुष्मान भारत या दूसरी ऐसी स्कीम, उसकी तहत, और अब बुजुर्गों के लिए भी जो बनाया जा रहा है, इस बजट में आएगा। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तो बहुत अच्छे स्वार्थ है, जबकि इटली, लोग मानते थे भाई इटली, राजकुमार हमारे यहाँ के जो है,
वो तो उनका परिवार, नानी वहां रहती है, तो वो तो उनका वहां बहुत तो ही कुछ उनके लेके प्रति। आए ना सर, कोई फाइल फाइल लेके आए गांधी जी। जी। ये परिवार की मैं कुछ फाइल लेके आए हैं अगस्ता वेस्टलैंड वाली, तो देखिए, इसी ये की केस मदद तो कर। पुराना है। जी वैदी, मैं इसको अगस्ता वेस्टलैंड जब चला था तब मैं, नई दुनिया अखबार हमारा निकलता था, उसमें भी कई रिपोर्ट हमने छापी थी। हम्म। इसलिए मैं उसको तब से फॉलो कर रहा हूँ कि ये इसमें, या इवन उसके पहले भी ब्रिटेन से जब राजीव गांधी के समय में भी एक समझौता हुआ तो हेलीकॉप्टर किसी काम ही नहीं आए थे। हम्म। लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड में भी जो गड़बड़ हुआ है, उसमें जो वहां की अदालत ने जो जो कुछ निर्णय थे, बीच में वो इसको कह सकते हैं, उसमें भी कोई, मैंने कहा ना कि कोई इसका लिए फाइल की बात ही नहीं, वो तो वहाँ रिकॉर्ड में दस्तावेज थे। जो खोल लेकिन के ये दे दिए सरकार, मेलोनी ने। हाँ, तो सरकार जो है वो पहले भी वहां की ढीली थी, अच्छा हमारे दे देंगे होगा, कूटनीतिक, जैसे वो लोग भी अपना ब्लैकमेल करते थे, बोफोर्स में भी तुरंत थोड़ी सब सारे आए। उसमें तो फिर कटोची वगैरह दूसरे लोग सब पाए भी गए दोषी, कुछ लोग जेल भी गए। अल्टीमेटली कुछ, सब कुछ ये नहीं, तो अगस्त वेस्टलैंड में भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले भी कुछ उपलब्ध थे, उसके और डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसके जरिए जो कानूनी कार्रवाई, भारत ने ये कहा है सबसे पहले भी, स्विट्जरलैंड कहाँ देता था। मैं तो आतंक, जैसा आपने कहा वाजपेयी के समय या उसके पहले भी, जब स्विट्जरलैंड अलग से भी हमें जाना हुआ था, तो आतंकवाद से निपटने के लिए बैंकों का जो बड़ा एक, जिसको कह सकते यस। हैं ऑर्गेनाइजेशन से, यूनाइटेड नेशन से, वो ये कहते हैं कि ऐसा पैसा जो आता है हवाला के जरिए, ये इस तरह के स्मगलर्स को या हथियारों के सौदागरों को, दलालों को, इसको उसके लिए सब लोग सहयोग कर रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि उसी लिए ये जो हल्ला मच रहा है एकदम सरकार के खिलाफ, सरकार गिर जाएगी, आज तो रहेगी नहीं, 2 महीने बाद चली जाएगी, राहुल गांधी के अमेरिका में जाके, अब वो तो हमें नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि उसको वो सिक्योरिटी, एक तरफ कहते हैं मुझे सिक्योरिटी चाहिए, वहां सिक्योरिटी ले जाना नहीं, पहले भी जब सिक्योरिटी थी, इसीलिए भारत सरकार ने मना नहीं किया, भारत सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि भाई देखिए, दोष तो हम पर आ जाएगा, कल इन पर कोई गड़बड़ हो जाए, इनसे कोई दुर्घटना हो जाए, सड़क में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये तो कहेंगे कि सिक्योरिटी ने क्या कर रही थी। तो सिक्योरिटी उन्होंने खुद अपनी तरफ से ले जाना रोक दिया, कम कर दिया। तो वो सीक्रेट्स जो उनके हैं वो कभी सार्वजनिक नहीं करते। भारत से चाहते हैं कि तुम बताओ अडानी से क्या किया, अंबानी से क्या किया, वो तो सरकार के रिकॉर्ड में है, जो समझौते होते हैं अंतर्राष्ट्रीय भी, और इन कंपनियों के साथ, वो कंपनी के रिकॉर्ड में होता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत साबित, देखिए कितना अभी ताजा रिपोर्ट आई है सेबी की भी, और बड़ी बड़ी जांच एजेंसी की, और अदालत तक गया है कि कुछ उसमें नहीं था, लेकिन खाली इतना फैलाया गया कि ताकि लगे कि बहुत कुछ गड़बड़ है। तो इतना क्लीन रिकॉर्ड तो दुनिया में किसी प्रधानमंत्री का नहीं रहा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। यस सर, ये लास्ट क्वेश्चन अभी आज का। ये कल से शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का बजट सेशन। एक तो बजट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये जो अभी विदेश गए हुए हैं हमारे विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता, वो आके ये सेशन में क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, या चुप देखिए, बैठे हैं वो, क्योंकि ये अचानक बड़ा भागे। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और आप यदि बाद में देखिएगा, मैं आज संजय गार्जियन में मैंने एक लेख ही लिखा है, और मैंने इसलिए आपकी हमारी तरफ से नहीं कहकर, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय, उसकी शुरुआत की है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री और थे। हर्षद घोटाला और दूसरे घोटाला जब सामने आए थे, हम्म। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें कहा था कि देखिए, ये होना चाहिए, कई बार मैंने विवाद भी होते हैं, विवाद भी हो सकते हैं, आरोप उसके जुड़े हुए विवाद भी होते हैं, लेकिन उसमें कोई सीमा होनी चाहिए, उसका कोई राजनीतिक, उसकी आचार संहिता अपने लोगों की होनी चाहिए, जिससे कि, और प्रधानमंत्री की छवि पर भी कोई जब आंच डाली जाती है, तो इसको देखा जाना चाहिए कि इससे देश और लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचता है जब आप अनर्गल बातें ऐसी करते हैं। तो ये मनमोहन सिंह का 93 का कोट है, मार्च के आसपास का है, जिसको डेटा और जो मुझे इस समय सामने रखा नहीं ने, तो मैंने आज लंबा एक हिंदी इंग्लिश दोनों को लिखा, इंग्लिश में भी गया है। उसकी शुरुआत इसलिए की, बाकी तो आर्थिक स्थिति पर है ही, जियो पर। तो मेरा मानना है कि हमारी आर्थिक स्थिति के लिए ये जो बाहर से आकर के, वो नहीं कि खाली अभी वो ब्रीफ लेके आते हैं, वो तो, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी, मैं दुर्भाग्य मैं मानता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता होते हुए भी, अब यदि वो सुधरे तो अच्छा है, लेकिन पिछले सत्र में भी, चाहे छोटा सा था राष्ट्रपति वर्ष, उन्होंने, जिनकी पार्टी जो रुख अपनाया प्रतिपक्ष के साथ मिलकर, और वो जितना पढ़ा लिखा गुना उनके सलाहकार भी जैसे हैं विदेश, देश विदेश में, तो उसको और भी विकृत रूप में ही वो पेश कर देते। उसको भी या तो आप बिल्कुल ठोस, बिल्कुल चलिए कम्युनिज्म ही मान लीजिए, आप कहिए भाई बिल्कुल हम तो क्रांति चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं, सब हटा दीजिए, बंद कर दीजिए, अडानी अंबानी सबकी ताला लगा दीजिए। तो वैसा तो वो
ये कहेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनका रुख थोड़ी यदि समझ होगी, मेरा ख्याल है अब यदि उनको और आगे समझ राजनीति में करना है तो इस सत्र को थोड़ा अच्छी बहस हो सके। हम लोग आज भी मीटिंग तो की है संसदीय सारे नेताओं की, और करीब 34 दल उनके बैठे थे, और राजनाथ सिंह जी ने भी समझाया है कि भाई आप कम से कम अपनी बातें कहें, हम अपनी बात कहें। तो डिस्टर्ब तो करेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जल्दबाजी में जरूर है, खास करके राहुल गांधी। उनको एक बार बस ऐसा कहीं जैसे होता है ना, आपके बैठा दिया है दिमाग में चाबी भर करके, कि इंदिरा गांधी ने यदि 80 में मैंने वापस आ गई थी चरण सिंह को बना के, ऐसा फलाना, उसके बाद देवगौड़ा के साथ हमने ऐसा किया था, हमने नरसिंह के साथ ऐसा किया था, किसी को सीताराम केसरी के साथ क्या किया था, वो तो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन गुजराल के साथ क्या किया था, वीपी सिंह के साथ क्या हुआ था। तो 1-1.5 साल में सरकार गिराने का ऐसा एक कान में उनको फूंक दिया गया है, जबकि वो परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। मैं उन सबका गवाह रहा हूँ, वो नेता क्यों गए, क्यों हटे, क्यों बने, मैंने वो तो कुछ नहीं है, तो सामने जिसको कहो बना दिया। देवगौड़ा जी का कोई बनने का वो नहीं था। ऐसी स्थिति में भारत की आर्थिक स्थिति पर बजट में भी जन कल्याण के जितने कार्यक्रम हैं, खाली चुनाव की दृष्टि से नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है, पहले देखिए एक लाइन जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि अपने पास समय कम है। देखिए अब वो बजट अपेक्षा क्या है, हमारे चैनल्स भी और सारे मित्र हैं, और मैं चूंकि कहा ना कि मैं पार्लियामेंट तब से कर रहा हूँ इंदिरा गांधी युग से, तब क्या होता था, बिंदी महंगी हुई कि नहीं, ताला महंगा होगा कि नहीं होगा, साइकिल महंगी है कि नहीं। अब बजट एक पूरा सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत की एक भूमिका है। तो हम लोग जब इनकम टैक्स है तो उसमें इस बार कितना है, लेकिन अब तो धीरे धीरे, पहले काफी रियायत हो गई, 7.5 लाख तक आपका यदि है तो आपको इतना टैक्स ही मिनिमम जो लेना है वो लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसे कई चीजों को सुगम बनाया गया है, जिसकी मध्यम वर्ग की चिंता होती है। लॉन्ग टर्म में के हिसाब से ही बजट होगा। उसको इसीलिए प्रतिक्रिया तो आएगी कि क्या दिया हमको, क्या दिया शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिलाओं के लिए, अल्टीमेटली वही ग्रामीण विकास के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रक्षा के लिए, इस क्षेत्रों में जो प्रमुखता है वो इससे भी अधिक दिखाई देगी, ऐसा मेरा विश्वास तो दोस्तों, तो आपने सुना, मेहता सर ने आज 40 मिनट के अंदर हमें पूरा विश्व का भ्रमण करवा दिया, एग्जैक्टली बता दिया है भारत कैसे कनेक्टेड है पूरे विश्व के साथ, और विश्व की गतिविधियां क्यों हो रही है, और भारत में भी काफी चीजें क्यों हो रही है। आपको ये सुनकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, आपको ये देखकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जम्मू के अंदर आईएसआई के पिट्ठुओं ने किसी और के कहने के ऊपर मोर्चा क्यों खोल रखा है। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भारत क्यों जल्दबाजी नहीं करता किसी के ऊपर आंख दिखाने की। हम आज 4 ट्रिलियन के कगार पर खड़े हुए, 2 साल के अंदर विल बी क्रॉसिंग 5 ट्रिलियन, विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये एक हकीकत होने जा रहा है। और कल से शुरू हो रहा बजट सत्र, और बजट जो हमारे पास है, जो आएगा, निर्मला सीतारामन जी जो बजट देंगी, उससे पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है, राह क्या होने वाली है, विकास की गति कैसे रहने वाली है। आज तो हर कोई 7% पे जीडीपी ग्रोथ को आंक रहा है, क्या उससे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो हमें पता चलेगा। और मित्रों, जाने से पहले आपको एक छोटी सी गुजारिश, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू हैव डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी, यू कैन डू सो। हम आलोक सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, है। धन्यवाद। थैंक हिम प्रोफ्यूजली, गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के कार्यक्रम के सौहार्द में इतना ही कहेंगे कि वेदर यू कैन लाइक इंडिया, यू कैन लाइक भारत, यू कैन, आप भारत को हेट करें, लाइक करें, मगर आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत आज विश्व के विश्व के एक फलक्रम में मध्यस्थ में बैठा हुआ है। और हर एक जगह से, जैसे आलोक सर ने बहुत स्पष्ट सही नहीं बताया हमें, कि आज हम नहीं कहेंगे कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, वो लोग कहेंगे हमें तो भारत चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए भारत बाखूबी रूस से तेल भी लेता है, और यूएस से जी इंजन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग भी करता है, और दोनों को ये करना पड़ेगा। दर्शक मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। दूसरे एपिसोड में फिर से मिलेंगे।